Hello students, as your Ajay Pandit sir, Guda Education of Guda Gorji, welcome back online classes. Okay, तो dear students, हम बात कर चुके थे difference between breathing and respiration. Okay, now we will going to discuss about types of respiration. Okay, type of respiration. तो रेस्पिरेशन के टाइप्स की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, it does not require oxygen. Okay, यानी anaerobic respiration means क्या हुआ कि respiration in which not require oxygen. Okay, and बात करें हम किसकी, aerobic respiration, तो aerobic respiration according to presence of oxygen in which, in this type respiration it take place in the presence of ऑक्सीजन. ओके, यानी अगर हम बात करते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एयरोबिक रेस्पिरेशन में हमें किसकी रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है. ठीक है ना, रीजन क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, डाइजेस्टिव फूड, और डाइजेस्टिव फूड को ऑक्सीडाइज करना है या ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. ओके, लाइक एज ग्लूकोज है, लाइक एज प्रोटीन्स हैं एंड फैट लिपिड्स हैं. ठीक है, उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन. बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें किसकी रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है. बट हम बात करें इनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट मे और मे नॉट रिलीज CO2. देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन और इस रेस्पिरेशन में क्या होगा कि यहाँ O2 है, उसकी अपने को रिक्वायर होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होगी. अब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो यहाँ किसका हम बात करें, किसका ब्रेकडाउन करना है, ग्लूकोज का. ओके, या फूड का. अब तुम्हें पता है फूड का ब्रेकडाउन करना है यहाँ, और वो भी किसके, एब्सेंट इन ऑक्सीजन. तो एब्सेंट इन ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, ब्रेकन. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपने पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या होंगे. देखो एक चीज याद रखना, या तो क्या होंगे, एसिड होंगे, या क्या होगा, अल्कोहल होगा, या फिर हम बात करें क्या होगा, CO2. इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिलीज प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 ही हो. CO2 हो भी सकता है, CO2 नहीं भी हो सकता. रीजन क्योंकि CO2 के अलावा इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होता है, कुछ एसिड भी होते हैं. ठीक है ना, जैसे लाइकेज अपन बात करें, जैसे लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना, जैसे अपन बात करें ब्यूटेरिक एसिड है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है. एसिटिक एसिड है, या फिर अपन बात करें अल्कोहल है. देखो देखा होगा कि अनेक बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखो अपन बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नाउन एज फर्मेंटेशन. ओके, तो अपन देखते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई, और एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या होता है कि अपन क्या, शुगर कैन, जूस ऑफ शुगर कैन है या जूस ऑफ ग्रेप्स है, उसमें यदि हम एसिटोबैक्टर एसिटाई को रखते हैं तो वहाँ वो क्या करेगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करेगा. और ऐसी सिचुएशन में वो क्या पैदा करेगा, एसिटिक एसिड. ठीक है, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना. ओके, और या फिर CO2. लेकिन हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ तुम्हें पता है ग्लूकोज का ब्रेकन डाउन हो रहा है, किसके द्वारा, O2. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या, CO2, H2O और क्या, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, रिलीज हो रही है CO2. याद रखना,
इस रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ CO2 कंफर्म होता है कि CO2 रिलीज होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इट प्रोवाइड लेस एनर्जी। देखो याद रखना, यहाँ ग्लूकोज का क्या हो रहा है, स्प्लाइटिंग हो रही है, ठीक है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत लेस मात्रा में होगा। ओके, तो यहाँ इट प्रोवाइड लेस एनर्जी। जैसे हम बात करें कि इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के थ्रू मुश्किल से 2 ATP एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइड होती है, बट हम बात करें इट प्रोवाइड मच मोर एनर्जी। यहाँ क्या हुआ, क्या ग्लूकोज है और ग्लूकोज की कंप्लीट स्प्लाइटिंग होती है, यहाँ ग्लूकोज की कंप्लीट स्प्लाइटिंग नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट स्प्लाइटिंग होती है, ठीक है। जबकि इसमें अपन बात करें तो ग्लूकोज की जो स्प्लाइटिंग है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, और कंप्लीट हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो एनर्जी है वो भी अधिक मात्रा में रिलीज होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो एनर्जी है ना वो लगभग कितनी होती है, 36 और 38 ATP। ओके, नेक्स्ट इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं अभी पूरा इसको तुम्हारे सामने डिफाइन करूंगा अच्छी तरह से कि इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ओनली कहाँ कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। रीजन अपन बताते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो मेनली किन में होता है, बैक्टीरिया या अपन कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें होता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल्स है, यीस्ट है, ये हैं, या अब इनमें अपन ने देखा बैक्टीरिया वगैरह हैं तो इनमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें साइटोप्लाज्म में ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, एक तो क्या होगा साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब 2 स्टेप क्या होगा, देखो एक तो होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्या होगा, एक तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और नेक्स्ट है क्या, अपन बात करें क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो तो कहाँ कंप्लीट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ जाके कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्लूकोज है वो क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल ये है कि इसको C1 कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पहले तो ग्लूकोज की क्या की जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होगा, कई स्टेप से होते हुए ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, पहली बात। नेक्स्ट उसको फिर क्या होगा कि पायरुविक एसिड है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ट्रांसफर हो जाता है तो कौन सा, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इस तरह से याद रखना कि ग्लाइको यानी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस से लेकर क्रेब्स साइकिल तक क्या करता जाएगा, ATP की फॉर्मेशन करता जाएगा, ATP रिलीज करता जाएगा। और इस तरह से इस एरोबिक रेस्पिरेशन में कम से कम कितना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोजन रिलीज above 36 ATP एनर्जी। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जो प्रोसेस है ना वो किस तरह से कंप्लीट होती है। ओके, तो अपन बात करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरी तरह से इसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सुनो, हमने बात की कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो केवल किस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है
वो क्या होता है कि अपन ने बात की थी मेनली बैक्टीरिया है, कुछ यीस्ट है, कुछ मसल्स, उसके अलावा कुछ पैरासाइटिक जैसे एस्केरिस वगैरह रीजन, क्योंकि अपन को पता है कि पैरासाइट है और पैरासाइट हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जहाँ उनको ऑक्सीजन क्या होता है, अवेलेबल नहीं हो पाती। अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब सुनिए, हमने बात की एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये केवल कहाँ, साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है, इसका मतलब। और रेस्पिरेशन की साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और यही रीजन होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसी स्टेप पर कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली क्या नहीं हो पाता है, उसका कंप्लीट रिग्रेशन या हम बात करें स्प्लाइटिंग नहीं हो पाती है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ एनर्जी रिलीज भी बहुत कम होती है। हम बात करें एयरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एयरोबिक रेस्पिरेशन में देखो सबसे पहली बात करें साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अपनी फर्स्ट प्रोसेस है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, ग्लाइकोस इज इक्वल टू ग्लूकोज और लाइसिस इज इक्वल टू सप्लाइटिंग, यानी यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज, देखो एक चीज याद रखना, ये ग्लूकोज है, कहाँ जाएगा, ये ब्लड में, ओके, यानी ये किस में जाएगा, ब्लड में। इधर ग्लूकोज की हम बात करें, ये क्या है, C6H12O6, और ब्लड के थ्रू इसको कहाँ पहुँचाया जा रहा है, सेल में। ब्लड के थ्रू इसको ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाया, सेल में। सेल में सबसे पहले क्या है, ये कहाँ, साइटोप्लाज्म, किस में आएगा, साइटो। देखो अपन बात करें कि ब्लड है, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाया, साइटोप्लाज्म। इधर साइटोप्लाज्म में क्या है, अब इस ग्लूकोज को, ये कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में, इसका मतलब C1 में कंप्लीट करेंगे। अब C1 में इसको क्या है, ले जाना है, तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ओके, याद रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि जो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज है जो सेल में ले जाया गया, वहाँ साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा कि जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है इसको कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड। ओके, तो ऐसी प्रोसेस में इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, इस ग्लाइकोलाइसिस में डिफरेंट स्टेप में होके क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और उन स्टेप के थ्रू लास्ट में क्या हो जाएगा, देखो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ओके, अब ये 2 पायरुविक एसिड और ये कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, यानी ये कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक। अब आगे देखो क्या होगा, इस पायरुविक एसिड को अब क्या करना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस तो हो गई कंप्लीट, और हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, पायरुविक एसिड प्राप्त हुआ। अब इस पायरुविक एसिड की एंट्री करानी है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ओके, और ये ऑक्सीजन हमारे किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी हमने ब्रीथिंग की थी, और ब्रीथिंग के ड्यूरेशन में हमने क्या किया था, फ्रेश एयर को इनहेल किया था, और फ्रेश एयर को जब इनहेल किया था तो हमें क्या है, एक यानी जितनी भी अमाउंट पर्याप्त या मोर अमाउंट में हमें क्या प्राप्त हो जाती है, O2। ओके, अब सुनिए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या पता है क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, और इस सिट्रिक एसिड साइकिल, अब एक चीज और याद रखना, इस ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी हमें क्या,
एटीपी रिलीज होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जब ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा होता है उस टाइम भी क्या होता है, एटीपी। उसके अलावा हमें इससे क्या रिलीज होता है, एनएडीएच। ओके, ये हो गया। आगे देखो सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू हमें देखो याद रखना क्या होगा, CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या, ATP। ओके, इसमें CO2 को क्या किया जाएगा, एक्सेल के थ्रू वापस, और ये क्या होगा, लंग्स, और लंग्स के थ्रू वापस इसको क्या होगा, इन्वायरमेंट में एक्सेल कर दिया जाता है। इधर 6H2 और ATP ये क्या होता है, हमारी बॉडी में यूज में आते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ATP हुआ मिला, इधर यहाँ ATP क्या है, जब सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है तो उसमें भी। अब एक चीज़ याद रखना, तुम कहोगे सर ये क्या होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अपन जब किसमें, बॉटनी के अंदर प्लांट्स रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसको अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ केवल हम इतना समझ लें कि पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की दरकार होती है, रिक्वायर होती है, और ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या होगा, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है हमारे रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप क्या स्टार्ट हो गया, सिट्रिक एसिड, और ये स्टेप इसमें भी क्या हुआ, एटीपी बनती है। एटीपी के साथ साथ में इसमें देखो NADH2 रिलीज होता है, FADH2 रिलीज होता है, ठीक है ना, और ये भी क्या होता है, NADH2 FADH2 है, ये क्या हो गया, फॉर्म ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। जिससे आगे जैसे NADH2 है, इसके एक मॉलिक्यूल से लगभग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनको भी आगे क्या होगा, क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और यहाँ एक प्रोसेस और होती है, याद रखना, ETS, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या है, ये NADH वगैरह हैं, इनसे भी क्या हमें क्या प्राप्त होती है, एटीपी रिलीज होती है। इस तरह से हम देखते हैं साहब, यहाँ भी एटीपी, यहाँ भी एटीपी, यहाँ भी एटीपी, यानी एक इतनी बड़ी प्रोसेस। यानी अब ये क्या चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कौन से 2 स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, और इन दोनों स्टेप के थ्रू हमें लास्ट में कि ग्लूकोज का कंप्लीट स्प्लाइटिंग हो जाती है, कंप्लीटली रिग्रेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज है वो कंप्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और लास्ट में हमें एक पर्याप्त मात्रा में क्या, एटीपी बन जाती है या प्राप्त हो जाती है। ओके, एक चीज़ याद रखना, तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ये जब पूरी स्टेप चलती है ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से लास्ट में टोटल लगभग कितनी, 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। 36 और 38 भी लिख देते हैं अपन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 38 क्या होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसमें 6 और 8 एटीपी। ओके, और उसके अलावा 6 और 8 तो यहाँ हो गए, और इस प्रोसेस में लगभग कितने, 30 एटीपी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में टोटल मिला के कितने, 1 ग्लूकोज से। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पर्याप्त मात्रा में, या हम कह सकते हैं मोर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड स्टेप इज सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, तो यहाँ हमने बात कर ली टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, और मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ तो मैं क्लियर किया है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।